हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फीवर। सबसे पहले फीवर को कहते हैं किसको हैं? जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब जो हमारे शरीर के अंदर का बॉडी टेम्परेचर होता है। नॉर्मल कितना है? 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, इससे अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब उसको हम कहते हैं फीवर। ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। इसमें भी कहाँ पर? तो जो हमारा न्यूरॉन्स है ना, हाइपोथैलेमस में मेनली एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ से सिग्नल रिसीव करता है। तो हाइपोथैलेमस के कौन से पाथ से? तो जो एंटीरियर पाथ है, एंटीरियर पाथ उसको कहते हैं प्री ऑप्टिक एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। दोनों जगह से क्या होता है? न्यूरॉन मेनली दो तरह का सिग्नल रिसीव करता है। एक सिग्नल रिसीव करता है पेरिफेरल नर्व, जो मेनली कहाँ से, पेरिफेरल नर्व कहाँ से सिग्नल रिसीव करता है? तो स्किन से, ठीक है। और दूसरा जो ऑर्गन जहाँ तक हमारा ब्लड पहुँच रहा है वहाँ से रिसीव करता है। अब फाइनली जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? रिले सेंटर का काम करता है और वही मेंटेन करता है हमारे टेम्परेचर को, क्योंकि ये क्या कहलाता है? हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहलाता है हमारे शरीर का, ठीक है। तो न्यूट्रल टेम्परेचर इन्वायरमेंट कैसे होगा? तो मेनली जितना ह्यूमन मेटाबॉलिक रेट प्रोड्यूस होता है मोर देन द नेसेसरी टू मेंटेन द कोर टेम्परेचर। देखें क्या है, सबसे पहले जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना मेनली ये मेटाबॉलिज्म के द्वारा क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। लेकिन किसी कारणवश, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई ट्रॉमा हो गया, जिसके कारण क्या होता है? ये ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, ज़्यादा हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो ख़राब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, उसके कारण फीवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, जो हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है वो क्या क्या को बैलेंस करता है? एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन से बचाता है। दूसरा, हीट डिस्पेशन कितना बाहर निकलना चाहिए, कितना रहना चाहिए स्किन के थ्रू, लंग के थ्रू मेनली हमारा जो हीट है वो बाहर निकलता है, तो उसका भी वो रेगुलेट करता है। अगर कोई पूछे मीन ओरल टेम्परेचर कितना होता है, तो 36.8 कितना होता है? 36.8। इससे प्लस माइनस 0.4 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबसे कम कब होता है, सबसे ज़्यादा कब होता है? जब मैं बचपन में थी ना, तो ऐसा लगता था कि एक ही बॉडी टेम्परेचर हमेशा होता है, सुबह शाम से कोई मतलब नहीं है। बट अब तो बड़े हो गए, मेडिकल पढ़ रहे हैं, तो हमें तो इसके बारे में पता रहना चाहिए। जैसे कि हम मॉर्निंग के टाइम में ये सोते रहते हैं, उस समय जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है, मतलब काम करने की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। इसलिए उस समय हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? सबसे कम होता है। कितना होता है? 36.8। यही जब हम नून के टाइम क्या होता है? हमारा शरीर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो ज़्यादा हमारा बेसन मेटाबॉलिक मैकेनिज्म हो जाता है, मतलब ज़्यादा हमारा मसल ये सब काम करने लगता है, तो उस समय हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है 37.2। इसलिए लिखा हुआ था यहाँ पे +-4, क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना रहता है, लेकिन इवनिंग में +4 जोड़ दीजिए 37.2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितना हुआ? 37.2। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? हमारा फीवर हो जाएगा। इसका कहने का क्या मतलब है? देखिए, मॉर्निंग में प्लस 0.4 जोड़ दीजिए तो 37.2 है। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो मॉर्निंग में उसको फीवर कहेंगे। लेकिन अगर इवनिंग में क्या कर कीजिए, इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, तो 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.7। तो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फीवर कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि फीवर क्या है? मेनली 37.2 से ज़्यादा हो
मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम 37.7 से ज़्यादा हो तो उसको हम फीवर कहते हैं। ठीक है, अब होता है किरकादियल रिदम। ये क्या होता है? नॉर्मल जो डेली टेम्परेचर में वेरिएशन होता है ना, वो मेनली हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो कितना? अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये फिक्स दो होता है, बचपन से ही फिक्स होते रहता है। और एल्डर में क्या होता है, ये जो एबिलिटी है फिक्स करने का, वो क्या होता है, कम हो जाता है। मेनली जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो ओरल टेम्परेचर से 0.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है। अब जो हम इतना देर से कोर टेम्परेचर कह रहे हैं, कोल्ड टेम्परेचर कह रहे हैं, ये कोल्ड टेम्परेचर मेनली होता कहाँ पे है, कहाँ से हम इसको नापते हैं? तो लोअर इसोफेगस टेम्परेचर को हम मेनली कोर टेम्परेचर कहते हैं। अब जो वुमेन मेंस्ट्रुएशन कर रही है, मतलब मेंसेज जा रहे हैं, उसमें क्या होता है ना कि मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है लोअर हो जाता है ड्यूरिंग 2 वीक में। क्या, जैसे मेंसेस ख़त्म हुआ, ओवुलेशन के 2 वीक पहले जो मॉर्निंग का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम ओवुलेशन के पास जाएंगे हमारा टेम्परेचर राइज हो जाएगा। कितना राइज होगा? 0.6 डिग्री सेल्सियस। कब तक? जब तक कि मेंसेस ना हो जाए। फिर मेंसेस के ख़त्म होने के बाद क्या है, ये ओवुलेशन के 2 वीक पहले क्या होंगे, लोअर हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब देखिए, कहीं पे क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में आ सकता है, कहीं पे सेल्सियस में। तो आप तो पूरा याद नहीं कर पाइएगा, तो सीधा फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे कि अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है, आपको सेल्सियस याद है, तो 9/5 सेल्सियस प्लस 32। और इतना डिफ़िकल्ट नहीं करना है, तो 9/5 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.8। उसके बाद डिग्री सेल्सियस जितना है उससे मल्टीप्लाई करके 32 से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताती हूँ, दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं। क्या कीजिए, अगर 9/5 से कर रहे हैं तो 9/5 इंटू 50 प्लस 32, तो यहाँ पे बच जाएगा 10। ठीक है, तो 90 प्लस 32 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और अगर 1.8 वाला से कर रहे हैं तो 1.8 इंटू 50 प्लस 32 हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 32 हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इजली है। और अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में बदलना है तो उसमें भी इजी है। आप इसी फार्मूला से उसमें भी कर सकते हैं। इसी फार्मूला से करने के लिए सिखाती हूँ। जैसे कि आपका दिया हुआ है फ़ारेनहाइट 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये 32 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, कितना इजीली बन गया। और अगर 9/5 से करना चाहे तो F इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो इधर हो जाएगा -32। और उसके बाद इस तरह से करके ऊपर में 5 चला जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा। और आप इजली से डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी फार्मूला प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं फीवर और हाइपरथर्मिया में क्या डिफरेंस है। फीवर बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है उससे एलिवेशन को हम फीवर कहते हैं। इसका मतलब जो हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट है ना, उसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। एक बार जब ये हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, हीट कंजर्वेशन और हीट प्रोडक्शन के प्रोसेस को बैलेंस करेंगे। अब जब एक बार हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट इंक्रीज होता है तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, जो न्यूरॉन है वैसोमोटर सेंटर में वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होंगे, हैंड और फीट का जो न्यूरॉन्स हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट बढ़ा, न्यूरॉन्स जो हुए वो एक्टिव हुए, जिसके कारण जो इंडिविजुअल है सबसे पहले हैंड और फीट में वैसो कंस्ट्रिक्शन नोटिस किया। अब इसके कारण क्या हो गया, संथिंग ऑफ ब्लड हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, हीट लॉस
बॉडी से या स्किन से कम हो गया, जिसके कारण पर्सन क्या करने लगा, कोल्ड फील करने लगा और बॉडी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री लॉस हो गया। अब क्या होगा, शिवरिंग करेगा, जिसके कारण हीट प्रोडक्शन मसल से बढ़ जाएंगे और इस क्या करेगा, तो ये इसके कारण क्या होता है कि ये जब ये शिवरिंग से हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ये मैकेनिज्म मेनली बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि जितना लॉस हुआ है उसको हम बचा सकें, ठीक है। तो जब हीट प्रोडक्शन और हीट कंजप्शन दोनों बराबर हो जाएगा और बॉडी का कोर टेम्परेचर जितना है उतना आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, शिवरिंग रुक जाएगा, ठीक है। तो ये एक बिहेवियर एडजस्टमेंट भी हम इसमें करते हैं कि ज़्यादा कपड़ा पहनते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकें और हीट लॉस को घटा सकें। मेनली तो हमने क्या देखा, जो प्रोसेस है हीट कंजर्वेशन का जिसको हम वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और जो प्रोसेस है हीट प्रोडक्शन का जिसको हम क्या कहते हैं, शिवरिंग, ये दोनों क्या होता है, तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि जो टेम्परेचर है वो थर्मोस्टेट सेटिंग पे ना आ जाए, मतलब कि जो थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट था वहाँ तक ना पहुँच जाए, तब तक ये चलते रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट है वो फिर से रीसेट हो गया, तो इसके बाद क्या होंगे, जो हुआ था वैसो कंस्ट्रिक्शन और शिवरिंग वो सब अपने नॉर्मल जगह पे धीरे धीरे आने लगेंगे, क्योंकि जो हीट लॉस जितना हो रहा था वो तो रीगेन हो गया, तो फिर से जो वैसोडाइलेशन होने लगेगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ हीट लॉस थ्रू वैसोडाइलेशन एंड स्वेटिंग आर इनिशिएटेड। अगर हीट का लॉस स्वेटिंग के थ्रू होगा, वैसोडाइलेशन होगा, ये कब तक होगा, तब तक कि जो लो हो गया है टेम्परेचर उसको मेंटेन ना कर ले। तो इसमें बिहेवियर चेंजेस क्या देखेंगे, तो क्लॉथिंग को रिमूव करेंगे, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जब फीवर आएगा तो लोग क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं, उसके बाद कपड़े पहनते हैं जैसे कि हीट लॉस को बचा सकें, उसके बाद वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है ताकि हम हीट को कंजर्व कर सकें, और इससे क्या होता है जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे नीचे गिर जाएगा, तो अब उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए हम स्वेटिंग आ जाता है, वैसोडाइलेट हो जाता है, हम कपड़े उतार देते हैं, ये सब मेनली देखा जाता है, ठीक है। फीवर अगर ग्रेटर देन 41.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कितना, 41.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, हाइपर पायरेक्सिया कहेंगे। ये मेनली सीवियर इन्फेक्शन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेमरेज में देखा जाता है। हाइपोथैलेमिक फीवर, इसमें टेम्परेचर एलिवेट हो। अब ये जो हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट एलिवेट होता है ये क्यों होता है, तो लोकल ट्रॉमा के कारण, हेमरेज के कारण, ट्यूमर के कारण, इंट्रिंसिक हाइपोथैलेमिक मेल फंक्शन के कारण। जो मोस्ट पेशेंट हैं उनमें सब नॉर्मल होता है, लेकिन सुप्रा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं देखा गया है मेनली हाइपरपेरेक्सिया में, ठीक है। अब आते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या होगा, इसमें जो फीवर होता है वो मेनली क्यों एलिवेट होता है, तो इसमें फीवर एलिवेट होगा मेनली एबनॉर्मल हाइपोथैलेमिक फंक्शन के कारण। किस कारण, तो अनकंट्रोल इंक्रीज हो जाता है बॉडी टेम्परेचर, जिसके कारण जितना लॉस होना चाहिए उससे ज़्यादा बॉडी लॉस होता है, इसलिए इसको हीट क्या कहते हैं, हीट स्ट्रोक भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइपरथर्मिया का दूसरा नाम क्या है, हीट स्ट्रोक। हाइपरथर्मिया में अनकंट्रोल्ड इंक्रीज होता है बॉडी टेम्परेचर में, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है ना उसके सेटिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसको कंट्रोल करता था उसके फंक्शन में मेल फॉर्मेशन हो गया। इसमें ये मेनली क्यों होता है, तो फीवर इन्फेक्शन के अगेंस्ट होता है। हाइपरथर्मिया डज नॉट इन्वॉल्व पायोजेनिक मॉलिक्यूल, इसमें जो है जो हाइपरथर्मिया इसमें कोई भी पायोजेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण कि हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, जैसे कि इन्फेक्शन ये सब, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सोजीनस हीट एक्सपोजर या इंडोजीनस हीट प्रोडक्शन, यही दो मैकेनिज्म मेनली
हाइपरथर्मिया में देखा जाता है, जो जिसके कारण मेनली जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है वो हाई होता है। किसके कारण? दो के कारण, मेनली एक्सोजीनस हीट एक्सपोजर और इंडोजीनस हीट प्रोडक्शन। बाहर किसी हीट के संपर्क में आ जाए या अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे, ठीक है। ये फीतल होता है मेनली, इसके कारण जान भी जा सकती है, ठीक है। ये जो एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन होता है जिसके कारण हाइपरथर्मिया होता है, ये ना तो फिजियोलॉजिकल और ना ही बिहेवियर कंट्रोल से सही होता है। जैसे कि वर्क, एक्सरसाइज, हॉट इन्वायरमेंट जिसके कारण क्या हो, हीट प्रोड्यूस हो, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, फिर भी इसमें वो सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पैथोजेनेसिस ऑफ फीवर। फीवर का पैथोजेनेसिस क्या होगा? तो फीवर का पैथोजेनेसिस में मेनली पहले ये समझेंगे कि पायोजेंस होता क्या है। पायो टर्म समझिए, पायरोजेंस। पायरो मतलब क्या होता है? फायर होता है। ऐसा सब्सटेंस जिसके कारण फीवर हो उसको हम कहते हैं फायरोजेंस। ये एक्सोजेनस भी हो सकता है, इंडोजीनस भी हो सकता है। एक्सोजीनस पायरोजेन कहने का क्या मतलब है? जो एजेंट बाहर से आया हो, पेशेंट के बॉडी के बाहर से आया है, जैसे कि माइक्रोबियल प्रोडक्ट, माइक्रोबियल टॉक्सिन, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में लिपोपॉलीसैकेराइड है जो मिलीग्राम नेगेटिव होता है, ये सेक्रेट करता है एंडोटॉक्सिन जिसके कारण हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो इंटेरोटॉक्सिन रिलीज करता है, किसके द्वारा? तो ये सॉरी के द्वारा। ग्रुप ए बी स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिन जिसको हम सुपर एंटीजन कहते हैं। अब जो दूसरा पैथोजेनेसिस ऑफ फीवर में इन्वॉल्व है उसको कहते हैं पायोजेनिक साइटोकाइनिन। अब ये साइटोकाइनिन क्या है? स्मॉल प्रोटीन है जिसके कारण मेनली हमारा इम्यून सिस्टम, इन्फ्लामेटरी सिस्टम और हेमोपोएटिक सिस्टम क्या होता है? रेगुलेट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ल्यूकोसाइटोसिस एलिवेट होगा मेनली इन्फेक्शन के कारण, जिसके कारण क्या होता है? ये मेनली साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन 1 और 6 के कारण देखने को मिलता है। तो इस तरह का फीवर जिससे कॉज होता है उसको हम कहते हैं इंडोजेनस पायोजन, जो हमारे शरीर में आया प्रेजेंट होता है। और इंडोजेन पायोजन को दूसरा भाषा में हम पायरोजेनिक हम क्या कह सकते हैं? साइटोकाइनिन कह सकते हैं। पायरोजेनिक साइटोकाइनिन कौन कौन सा है? तो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर निक्लेटिंग फैक्टर और सीरियली न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, इतना है मेनली, ठीक है। अब फीवर जो है वो मेनली साइड इफ़ेक्ट होता है इंटरफेरॉन अल्फ़ा थेरेपी का। किसका? इंटरफेरॉन अल्फ़ा थेरेपी का। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब फीवर को अगर मैनिफेस्टेट करेंगे कोई डिजीज़ में, अगर मान लो कि मेनली तो ये इन्फेक्शन का इसका हॉलमार्क होता है, लेकिन मान लीजिए कि इन्फेक्शन नहीं है तब भी फीवर है, तो ये कैसे हो सकता है? तो पेरिकार्डाइटिस, ट्रॉमा, स्ट्रोक, रूटीन इम्यूनाइजेशन के कारण मेनली देखने को मिलता है, ठीक। पैथोजेनेसिस ऑफ लिवर में तीसरा क्या है? एलिवेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट बाय साइटोकाइनिन। कैसे एलिवेशन होता है? तो सबसे पहले फीवर के समय क्या होता है? लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो PGE2 है ना, वो मेनली एलिवेट हो जाता है हाइपोथैलेमिक टिश्यू के पास और थर्ड सेरिब्रल वेंट्रिकल के पास। इसका कंसंट्रेशन मेनली कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सरकम वेस्कुलर ऑर्गन के पास। ये ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कैपिलरीज होती हैं और जो मेनली हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी सेंटर के चारों तरफ होता है। अब क्या होता है? ये जो टिश्यू है, ये जो ऑर्गन है, इसमें मेनली क्या हो जाएगा? अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो पायोजन का एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा और जिसके कारण क्या होता है? फीवर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब जो दोनों, एक तो एक्सोजेनस बाहर से जो पायरोजेंस आ रहे हैं या पायरोजेंस जो हमारे शरीर के अंदर है, दोनों इंटरेक्ट करते हैं और फीवर का पहला स्टेप करते हैं सेट पॉइंट को राइज करने का, ठीक है। ये जो हमारा माइलॉइड और इंडोथेलियल सेल है ना, ये प्राइमरी सेल टाइप है
जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है पायरोजेनिक साइटोकिन्स। याद रखिएगा कौन, माइलिलोइड और इंडोथेलियस। ये जो पायरोजेनिक साइटोकिन जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब जो रिलीज होता है सेल के द्वारा, ये मेनली इंटर कर जाता है हमारे सिस्टम के सर्कुलेशन में। और ये जो सर्कुलेटिंग साइटोकाइनिन है, इसके कारण फिर फीवर होता है। कैसे, तो ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को बढ़ा देता है और इसके कारण मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंड्यूस होता है पेरिफेरल टिश्यू में। और इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण नॉन स्पेसिफिक मैयाल्गिया, अल्थ्राल्जिया देखने को मिलेगा। इसलिए फीवर के साथ कभी कभी मसल पेन और जॉइंट पेन भी करता है। ठीक है। अब मेनली लंग के द्वारा क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमस में बहुत ही ज़्यादा ये इसके प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलेंगे। और जिसके कारण क्या होता है, जो ये हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट है वो एलिवेट हो जाता है। मेनली 4 तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन्स में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो मेन जो फीवर के लिए होता है वो होता है EP3। अगर ये जीन नहीं प्रेजेंट हो तो फीवर नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे फीवर आता है। सबसे पहले कोई इन्फेक्शन आ जाए, माइक्रोबियल टॉक्सिन आ जाए, या कोई इन्फ्लामेशन का मेडिएटर रहे, या इम्यून रिएक्शन हो, इसके कारण क्या होता है, तो मोनोसाइट जो मेनली ब्लड में प्रेजेंट होता है, जब टिश्यू में आता है तो मैक्रोफेज में चेंज हो जाता है। ये इंडोथेलियल से ये सब राइज हो जाएगा, जो मेनली क्या रिलीज करता है, पायरोजेनिक साइटोकिनिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन C, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरफेरॉन्स, ये सब सिक्रिएट होता है। ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमिक इंडोथेलियम को ये एक्टिवेट करेगा और ये रिलीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसके कारण साइक्लिक AMP बढ़ जाता है और इसके कारण थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट एलिवेट हो जाता है। अब ये एलिवेट हो जाएगा तो हीट का कंजर्वेशन बढ़ जाएगा, और हीट का कंजर्वेशन और हीट के प्रोडक्शन इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिसके कारण फीवर होने लगेगा। ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो माइक्रोबियल टॉक्सिन, जिसके कारण फीवर होगा। तो वो क्या करेगा, सीधे हाइपोथैलेमिक इंडोथेलियम को स्टिमुलेट करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल बढ़ेगा, साइक्लिक AMP बढ़ेगा, तो थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट एलिवेट होगा, जिसके कारण इम्बैलेंस हो जाएगा हीट प्रोडक्शन और हीट कंजर्वेशन में, जिसके कारण फीवर होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 रिसेप्टर होता है, जिसमें मेन जो रिसेप्टर होता है वो क्या है, EP3 फीवर के लिए। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, वो कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, साइक्लिक AMP, जो यहाँ पर पढ़े ना, ये साइक्लिक AMP ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। ठीक है। जब ये साइक्लिक AMP बढ़ता है, जिसके कारण हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट में चेंजेज होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये इंड्यूस करता है ताकि उसका रिलीज हो सके। अब ये टॉल लाइक सब्सटेंस क्या है, ये एक डिस्टिंक्ट रिसेप्टर है जो मेनली माइक्रोबियल प्रोडक्ट के द्वारा होता है, और ये प्रेजेंट होता है हमारे हाइपोथैलेमिक इंडोथेलियम में, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 ये सब प्रेजेंट था। डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ टॉल लाइक रिसेप्टर या IL-1 रिजल्ट PGE2 प्रोडक्शन। क्या कह रहा है कि PGE2 का प्रोडक्शन कैसे होगा, ये डायरेक्ट एक्टिवेशन होगा टॉल लाइक रिसेप्टर का या इंटरल्यूकिन 1 का, और जिसके कारण मेनली फीवर देखने को मिलता है। अब ये चौथा पैथोजेनेसिस देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साइटोकिनिन इन द ब्रेन कैसे होता है। तो साइटोकिनिन मेनली ब्रेन में प्रोड्यूस होता है जब हाइपरेक्सिया किसके कारण हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैमरेज, ट्रॉमा या इन्फेक्शन के कारण हो। वायरल इन्फेक्शन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखा जाता है, ये इंड्यूस करता है माइक्रोग्लिया को, जिसके कारण क्या होता है, न्यूरल प्रोडक्शन होता है इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन C। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, साइटोकाइनिन मेनली प्रोड्यूस होगा जहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैमरेज, ट्रॉमा या इन्फेक्शन होया हुआ है। ये जो साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होता है ब्रेन में, ये हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट को बढ़ा देता है, कहाँ पे, सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन में। ठीक है। अब आते हैं अप्रोच टू द पेशेंट।
पेशेंट से कैसे अप्रोच करेंगे, तो इसका ये एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट के बाद ये देखेंगे कि कौन सा पेशेंट जिसको फीवर है वो एंटी साइटोकाइनिन थेरेपी ले रहा है, क्योंकि एंटी साइटोकाइनिन थेरेपी ले रहा है तो उसमें फीवर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। ये मेनली स्टेप वाइज होता है, क्रोनोलॉजिकली। ये होता क्यों है, तो एक्सपोजर हो जाने के कारण कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का या वेक्टर का हमारे शरीर में। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि ओरल, कहाँ पे यूज करते हैं, तब ओरल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, रेक्टल टेम्परेचर, यही तीनों मेनली रिलायबल कहलाता है। लेकिन ये सेम साइट पे कोई फेब्राइल डिजीज होया हुआ है तो उसके कारण भी दिखाता है फीवर। अब देखिए, कोई न्यूबॉर्न है, एल्डर पीपल हैं, क्रोनिक हेपेटिक फीवर है, रीनल फेलियर पेशेंट है, या जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ले रहे हैं, या जो ट्रीट हो रहे हैं एंटी साइटोकाइनिन, उनमें मेनली इन्फेक्शन होता है लेकिन फीवर अब्सेंट दिखाता है। क्यों? क्योंकि एंटी साइटोकाइनिन ड्रग्स ले रहे हैं ना, तो एंटी साइटोकाइनिन के कारण ही तो फीवर होता है, और वो उसके अगेंस्ट में थेरेपी ही ले रहे हैं तो उनमें इन्फेक्शन तो होता है लेकिन फीवर अब्सेंट या ब्लंट रहता है। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या करेंगे, सीवीसी करेंगे। सीवीसी क्यों करेंगे, क्योंकि ये सजेस्टिव रहता है किसके लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। डिफरेंशियल काउंट करेंगे जो सेंसिटिव होता है जुवेनाइल या बैंड फॉर्म के लिए। टॉक्सिक ग्रेनुलेशन करेंगे, तो होली बॉडीज़ को देखेंगे। मेनली वायरल इन्फेक्शन में न्यूट्रोपेनिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सीआरपी और ईएसआर देखेंगे। सीआरपी होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उससे पहले इतना देर से हम क्या पढ़ रहे थे कि साइटोकाइनिन फीवर लाता है, तो क्या ये साइटोकाइनिन यूजफुल मार्कर है? नहीं, ये साइटोकाइनिन यूजफुल मार्कर नहीं है, क्योंकि ये फीवर है तो ज़्यादा दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। मेनली लो ग्रेड फीवर में इसमें क्या हो सकता है, मिसप्रिंट हो सकता है। तो मेन जो होता है वो कौन सा होता है, सीवीसी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन है, ये मार्कर होता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का, इसलिए हेल्पफुल होता है जो डिजीज जिसमें एंटी साइटोकाइनिन थेरेपी सब ले रहे हैं उसमें पहचानने के लिए। ठीक है, अब ये जो इंटरल्यूकिन 6 है, ये मेनली इंड्यूस करता है सीआरपी को, इसलिए ये भी यूजफुल है। इंटरल्यूकिन 6 का लेवल वेरी कर सकता है फीवर का, लेकिन सीआरपी का लेवल मेनली एलिवेटेड ही होता है जिसको फीवर होया हुआ है। ठीक है, अब फीवर ओसा पेशेंट पे जो ऑलरेडी रिसीव कर रहे हैं एंटी साइटोकाइनिन थेरेपी, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा डिफेंस किया जा रहा है वो कम है। क्रोनिक डिजीज, रिमेटॉइड डिजीज और सोरियासिस होने का खतरा है। ठीक है, फेब्राइल रिस्पॉन्स ब्लंट हो जाता है अगर कोई रिसीव कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थेरेपी या एनसिड। ब्लंट कहने का क्या मतलब है, एब्सेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो पेशेंट रिसीव कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से एंटी साइटोकाइनिन बेस ये रेगिमेन, उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि होस्ट डिफेंस का रिस्पांस कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हुआ है, उनमें ऑलरेडी एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर थेरेपी चल रहा है, तो उनमें क्या हो जाता है, एंटी साइटोकाइनिन का एबिलिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12, 17 ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एक्टिविटी घट जाएगा, जिसके कारण अगर किसी को क्रोन डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, तो उस सब के बारे में नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जो साइटोकाइनिन एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाएंगे इनमें। ठीक है, अब ये जो यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किया जाता है, मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उसके कारण इंटरल्यूकिन 17 क्या हो जाएगा, कम जाएगा, जिसके कारण सोरियासिस में इंक्रीज हो जाता है सिस्टमेटिक कैंडिडियासिस के चांसेस। ठीक है,
यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट ऑफ फीवर मेनली उसके सिम्टम पे किया जाता है, ठीक है, जिसके कारण रूटीन में अगर जो हम एंटीपायरेटिक ड्रग लेते हैं वो हार्मफुल नहीं होता है, वो सिर्फ स्लो कर देता है वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मेनली जो एंटीपायरेटिक है वो हेल्पफुल होता है, मतलब एंटीबायोटिक जो लेते हैं उसमें कल्चर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ में क्या होता है ना, टेम्परेचर पल्स डिसोसिएशन होता है, लेकिन उनमें हार्ट बीट कम जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं, रिलेटिव। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है किस किस में मेनली टेम्परेचर पल्स डिसोसिएशन दिखता है लेकिन रिलेटिव ब्रेदी कह दिया है। टाइफाइड फीवर, लेप्टोस्पिरोसिस, ब्रूसियोलोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, फैक्शियस फीवर, ये सब है, ठीक है। हाइपोथैल्मिया किस में डेवलप्ड होगा, तो जिस पेशेंट को सेप्टिक शॉक है। ट्रीटमेंट में फेब्राइल एपिसोड, जैसे कि फीवर हमेशा 3 दिन पे आ रहा है तो हम उसको क्या समझेंगे, वो प्लाज्मोडियम विवेक्स के कारण हो रहा है। 4 दिन पे आ रहा है तो मलेरिया के कारण हो रहा है। अगर फीवर क्या हो रहा है, डे ऑफ फीवर फॉलोड बाय सेवरल डे अप्रैल देन रिलैप्स, ये क्या हो जाता है, बोरेलिया। कुछ दिन आया फिर कुछ दिन ख़त्म हुआ फिर कुछ दिन आया, ये किसके कारण होता है, बोरेलिया के कारण होता है। पेल स्किन में क्या होता है, इसमें क्या होगा, पहला 3 दिन बढ़ेगा, फिर 3 दिन कांस्टेंट होगा, फिर 3 दिन घटेगा, फिर क्या होता है 3 से 10 दिन तक ये फेवराइल रहता है, मतलब फीवर नहीं होता, फिर से सेम पैटर्न में फीवर होता है, उसी को पेल एब्सेंट फीवर कहते हैं। और ये मेनली कहाँ देखा जाता है, तो हॉडगिन लिम्फोमा में देखा जाता है। अगर फीवर एवरी 21 डेज पे आए तो उसको साइक्लिक न्यूट्रोपेनिया कहते हैं, ठीक है। ये कुछ ऑटो इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें फीवर करेक्टरिस्टिक है, जैसे कि एडल्ट या जुवेनाइल स्टील डिजीज, उसके बाद क्रायोपायरिन एसोसिएटेड पीरियोडिक सिंड्रोम, फेमिलियर मेडिटेरियन फीवर, हाइपर आईजीडी सिंड्रोम, बेहेकेट सिंड्रोम, मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम, नॉर्मो कॉम्प्लीमेंट्री यूट्रिकेरियल वेस्कुलारिटीज, एंटीसिंथेज मायोसाइट्स, पापा सिंड्रोम, ब्लाउ सिंड्रोम, गॉटी अर्थराइटिस, ये सब मेनली देखा जाता है, मेनली फीवर देखा जाता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर ऑटो इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो उसमें बार बार फीवर आ रहा है, न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलेगा, सेरोसल इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो इस जैसे कि कोई क्या कर रहे हैं, एनाकिनरा या कनाकिनुआ ड्रग्स ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरल्यूकिन 1 एक्टिविटी ब्लॉक हो जाता है जिसके कारण फीवर रिड्यूस हो जाता है। तो अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो तब सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, कॉक्स एंजाइम जिसके कारण मेनली हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रिएट हो रहा था उसको इनहेबिट करेंगे। तो उसको इनहेबिट कैसे करेंगे, तो मेनली एसिटामिनोफेन ड्रग देके, ठीक है। ये एसिटामिनोफेन पुअर साइक्लोऑक्सीजिनेज है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है, जो मेनली ब्रेन में कॉक्स 3 प्रेजेंट होता है ना, उसको ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करता है। मेनली ओरल एस्पिरिन और एसिटामिनोफेन भी ये देते हैं फीवर के लिए क्योंकि दोनों इक्वली इफेक्टिव होता है, लेकिन जो ओरल एस्पिरिन है वो बच्चों में नहीं दिया जाता है क्योंकि अगर इसको बच्चों में देंगे ना तो कौन सा डिजीज़ देखने को मिलेगा, रईस डिजीज़, ठीक है, जो बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और भी कौन सा ड्रग्स हम दे सकते हैं फीवर के लिए, तो एसिटामिनोफेन बता दिए, एस्पिरिन बता दिए ओरल, एनसिड देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, एनसिड। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ना, ये मेनली 2 तरह से इसका लेवल होता है। पहला ये वर्क करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर की तरह, जैसे कि ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो रिड्यूस कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को। कैसे, तो जो फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करके, ठीक है। और दूसरा ये जो mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है पायरोजेनिक साइटोकाइनिन के लिए, उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह से हम कौन कौन सा ड्रग्स ले सकते हैं,
ओरल एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एनसिड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रीट करने का फीवर? तो पहला तो जो हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट है उसको रिड्यूस करें, और दूसरा हीट लॉस के बचा सकें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग फीवर के लिए तो एंटीपायरेटिक लेते हैं। तो इससे सिर्फ फीवर ही कम नहीं होता, इससे रिलेटेड सिस्टमेटिक सिम्टम जैसे कि हेडेक, मैल्जिया, अल्ट्रालजिया, ये सभी सही होता है। एनसिड और जो ओरल एस्पिरिन है ये रिड्यूस करता है फीवर, लेकिन इसके कारण क्या होता है, याद रखिएगा, ओरल एस्पिरिन और दूसरा क्या है, एनसिड, ये दोनों क्या करता है, फीवर को रिड्यूस करता है, लेकिन ये एडवर्सरी क्या करता है, अफेक्ट करता है प्लेटलेट को और जीआई ट्रैक को। इसलिए एसिटामिनोफेन मेनली एंटीपायरेटिक ड्रग के लिए दिया जाता है। अब बच्चों में एसिटामिनोफेन, ओरल इबुप्रोफेन दिया जाता है क्योंकि एस्पिरिन क्या करता है, रईस सिंड्रोम को बढ़ाता है। ठीक है, किसको बढ़ाता है, रईस सिंड्रोम को। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कभी कभी मान लीजिए कि इससे भी ठीक नहीं हुआ तो फिर पेरेंटल या रेक्टल सुपरलेटिव के द्वारा हम देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फीवर बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। फीवर क्या करता है, डिमांड, ऑक्सीजन के डिमांड को बढ़ा देता है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो वो 13% ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ा देता है। जैसे कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है तो ये मेनली हमारे कार्डिक, पल्मोनरी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को क्या करता है, इम्पेयर करना चालू कर देता है। इसलिए अगर किसी बच्चे को फेवराइल या नॉन फेवराइल सीजर है तो उनमें फीवर होते ही उनमें इमीडिएटली उनका फीवर कम करने के लिए सोचा जाता है। ठीक है, अगर किसी को हाइपरपेरेक्सिया होया हुआ है तो उसे हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट देते हैं, कपड़ा पहनने कहते हैं ताकि टेम्परेचर रिड्यूस हो और हीट लॉस कम हो। उसके साथ साथ हम ओरल एंटीपायरेटिक ड्रग भी देते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज है और हाइपरपायरेटिक पेशेंट है तो उसमें हम कोर टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं ताकि वो जो टेम्परेचर है हमारे ब्रेन को अफेक्ट ना करे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम फीवर और रेस्ट के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।